हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक नंबर 3 है आपका जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ क्या होता है आप इसे समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एम्पियर्स ने बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया, उसके बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उसमें क्या होता था ना कि कंडक्शन करंट का वैल्यू एक क्लोज सरफेस के लिए वैल्यू हमारा आता था, दूसरे क्लोज सरफेस के लिए वैल्यू हमारा 0 हो जाता था। ठीक है, तो उसको सॉल्व कौन किया? तो मैक्सवेल किया। और इसीलिए जो मैक्सवेल जो कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। मतलब कि जो एम्पियर का लॉ है उसको हम लोग इम्प्रूव करके किस तरह से लिखे उसको कौन बताया? मैक्सवेल बताया। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, मैंने आपको लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द एम्पियर्स लॉ कैन बी जनरलाइज टू इंक्लूड ऑल सॉल्यूशन इफ करंट आई इन एम्पियर्स लॉ इज रिप्लेस्ड बाय द सम ऑफ कंडक्शन करंट आई एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। द लॉ देन बिकम्स, तो हमारा आप देखेंगे तो एम्पियर्स का जो लॉ दिया हुआ, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ, वो आपको दिया बी डॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई है। ठीक है, और इसको मैक्सवेल ने क्या किया? ये जो हमारा करंट है, ये इक्वेशन किसके लिए? ये इक्वेशन से आपको किसके लिए? फॉर एम्पियर्स लॉ। ये किसके लिए? एम्पियर्स लॉ के लिए। और एम्पियर्स लॉ में मैक्सवेल ने क्या किया कि ये जो कंडक्शन करंट है, इस कंडक्शन करंट को उसने रिप्लेस कर दिया। किस में रिप्लेस कर दिया? तो सम ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ कंडक्शन करंट आई एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। सम ऑफ कंडक्शन करंट आई, ठीक है, कंडक्शन करंट आई एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बाद का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट करंट ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपको तो इन दोनों अब डिस्प्लेसमेंट करंट का हम लोग वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होगा हमारा एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो एम्पियर सर्किट लॉ था उसका फाइनलाइज करके हमने क्या इक्वेशन बनाया? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई प्लस एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी बनाया। ठीक है, और इसी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी इक्वेशंस को बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि जो एम्पियर ने जो इक्वेशन दिया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई, तो ये मैंने इससे पहले आपको बताया था, दो सरफेस हमारा होता है क्लोज लूप का। ठीक है, और उस सरफेस में एक सरफेस के लिए इसका वैल्यू हमारा वैलिड होता है, दूसरे के लिए 0 हो जाता है। तो उसने क्या किया कि इस करंट को रिप्लेस कर दिया किससे? कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट से। तो अब जो ये इक्वेशन बना ये हमारा फर्स्ट सरफेस के लिए वैलिड होगा और सेकंड सरफेस के लिए भी वैलिड होगा, और इसलिए इस इक्वेशन को कहा गया जनरलाइज फॉर्म। मतलब कि मैक्सवेल ने उसको सॉल्व करके उस इक्वेशन को सही कर दिया और वो सारे केस में वो वैलिड होता, सरफेस 1 के लिए भी, सरफेस 2 के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें वैल्यू कैसे होगा। ठीक है, उसको आगे देखते हैं। तो अब अगर हम लोग देखते हैं सरफेस के लिए, जो हमने आपको इससे पहले प्रूव किया था कि जनरलाइज फॉर्म जो होता है ये कैसा होगा? तो जनरलाइज फॉर्म जो होगा वो आपको एम्पियर सर्किट लॉ का ही फॉर्म है जो कि मैक्सवेल बनाया है। ठीक है, जिसमें कि मैक्सवेल ने क्या किया कि एम्पियर्स का जो कंडक्शन करंट था उसको रिप्लेस कर दिया कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट में। तो अगर हम यहाँ पे, मैंने एक इससे पहले भी आप लोगों को ये डायग्राम मैंने बनाया है। ये आपको क्या सरफेस S1 है क्लोज लूप का, और ये सरफेस S2 है। ये आपको कैपेसिटर का प्लेट है। ठीक है, कैपेसिटर का प्लेट A और कैपेसिटर का प्लेट B, जिसमें कंडक्शन करंट क्या है? I है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसके अकॉर्डिंग? मैक्सवेल के अकॉर्डिंग
जो रूल उसने दिया, इक्वेशन दिया, क्या दिया कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का जो इक्वेशन दिया, अगर हम इस इक्वेशंस को इसके लिए फुलफिल करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं तो क्या होगा। तो कंडक्शन करंट तो यहाँ पे होगा सरफेस S1 के लिए, और डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरह से निकालते हैं, वहाँ पे हम लोग सारा कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे S1 के लिए कंडक्शन करंट हमारा होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आई डी के जगह मैंने क्या किया, 0 पुट कर दिया, तो सिर्फ क्या बचेगा, म्यू नॉट इंटू आई बचा। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई। तो ये हमारा वैलिड हो रहा है किसके लिए, सरफेस S1 के लिए, और ये आई करंट जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा, कंट्रीब्यूट कर रहा किस में, तो मैग्नेटिक फील्ड में। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देयरफॉर करंट आई मैक्स कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, जो इक्वेशन है हमारा सरफेस S1 के लिए, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन अपना दे रहा तो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा क्रिएट होता है, ये आगे जाकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सरफेस S2 के लिए, ये हमारा रहा सरफेस S2, इसके लिए हमारा क्या होगा, तो इसके लिए कंडक्शन करंट का वैल्यू 0 होता है। सरफेस S2 के लिए कंडक्शन करंट का वैल्यू तो 0 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा होगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे कंडक्शन करंट का वैल्यू 0 करते हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट रहने देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट और आई डी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर इसको अगर हम लोग और वेरीफाई करते हैं और अगर सॉल्व करते सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट एप्सिलॉन डी फा ई अपॉन डी टी, इसको ये कंडक्शन करंट हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हमको इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन बन गया फाइनली किसके लिए, तो सरफेस S2 के लिए बना। किसके लिए बना, सरफेस S2 के लिए बन गया। तो अब अगर हम देखें तो ये इक्वेशन से भी क्या होता है कि जो करंट हमारा निकलता है, करंट जो हमारा इस इक्वेशन में जो हमारा करंट का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, म्यू नॉट आई नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फा ई अपॉन डी टी, ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पे, इस सर्किट में हमारा क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इस प्लेट के बीच में, जो कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्रिएट करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आई डी मैक्स कंट्रीब्यूशन टू, आई डी मीन्स क्या है यहाँ पे, आई डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्स कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने जो आपको बताया, क्या बताया कि एम्पियर्स का जो सर्किटल लॉ है, और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग उसने एक इक्वेशन दिया। वो कौन सा इक्वेशन दिया था, तो वो इक्वेशन दिया था बी डॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई दिया था, और इसी को मैक्सवेल ने इम्प्रूव करके कंडक्शन करंट के जगह क्या लगा दिया, सम ऑफ कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसको उसने कहा दिया जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब एम्पियर्स का सर्किटल लॉ सब जगह आपका वैलिड है, जो कि मैंने इससे पहले लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि एम्पियर्स का सर्किटल लॉ जो है उसको जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों कहा गया, जो कि उसको मैक्सवेल ने उसको इम्प्रूव किया, इसलिए हमने इसको क्या कहा, जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।